नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एक और मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। पेपर नंबर 024897 है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। हमें बताना है कि कौन से भाग में एरर है। कह रहा है शी हैज़ नो ट्रस्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, कि उसे जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसकी सिक्योरिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुरक्षा। तो वाक्य का अर्थ है कि उसे ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसकी सुरक्षा पे कोई ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर एरर क्या है दोस्तों? इस सेंटेंस में एरर जो है वो प्रेपोजिशन का है। क्या एरर है? एरर ये है दोस्तों, ट्रस्ट जो वर्ब है, ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना। ट्रस्ट को अगर वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी पे विश्वास करना, भरोसा करना। ट्रस्ट को हम लोग नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है वो देख लेंगे कि ट्रस्ट के साथ हमें यहाँ क्या लगा के दिया गया है? प्रेपोजिशन ऑन लगा के दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ट्रस्ट जो वर्ब है उसके साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन इन यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है। ऑन की जगह हमें इन का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। अगेन 4 भागों में सेंटेंस को बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। कह रहा है द लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, शी सैट डाउन बिसाइड्स मी। कह रहा है कि लेडी जो है उसने मुझे अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब होता है किसी की तरफ आना, किसी की तरफ आना। अप्रोच्ड जो है ये यहाँ पर वर्ब है, पास्ट टाइम का इंडिकेशन हमें मिल रहा है यहाँ से। तो ये बेसिकली सेकंड फॉर्म है यहाँ पर अप्रोच वर्ब की, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो कह रहा है कि जो महिला थी वो आई मेरी तरफ टिमिडली। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास शब्द है वो है टिमिड। ये एडजेक्टिव है दोस्तों। टिमिड का मतलब होता है कायर, और इसको अगर एडवर्ब में चेंज करना है तो इसके साथ ly सफिक्स लगाएंगे तो वर्ड बनेगा टिमिडली, जो कि एडवर्ब है। तो टिमिडली का मतलब होता है कायरता से या कायरतापूर्ण। अब ये एडवर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताएगा। तो यह यहाँ अप्रोच वर्ब की विशेषता बता रहा है कि जो महिला है वो मेरी तरफ आई कायरता से या डरती हुई, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। एंड ट्रेम्बलिंग, ये ट्रेम्बलिंग जो है ट्रेम्बल वर्ब का ing फॉर्म है। ट्रेम्बल का मतलब होता है दोस्तों कांपना। तो ये कह रहा है कि जो महिला है वो मेरी तरफ आई डरते हुए, कांपते हुए, धीरे धीरे। और क्या किया उसने? शी सैट डाउन बिसाइड्स मी, और वह आकर के मेरे बगल में बैठ गई। ये हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ एरर जो है वो इसमें है दोस्तों, बिसाइड्स। ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते यहाँ। क्यों? ये समझने के लिए हमें प्रेपोजिशन बिसाइड और प्रेपोजिशन बिसाइड्स में जो डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा।
दोस्तों ये जो प्रेपोजिशन है बिसाइड, इसका मतलब होता है लेफ्ट राइट पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट पोजीशन। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अगल बगल। ये जो दूसरा प्रेपोजिशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है दोस्तों इन एडिशन टू। हिंदी में हम लोग बोलते हैं के साथ साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब तो हो गया कि वह मेरे साथ साथ बैठ गई, जबकि मीनिंग ये लेना चाह रहे हैं कि वह मेरे बगल में बैठ गई लेफ्ट राइट पोजीशन के लिए। तो एप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन होगा वो बिसाइड होगा, ना कि बिसाइड्स। तो ये वाला प्रेपोजिशन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, के साथ साथ, और के अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अर्थ हमारे वाक्य का ये है कि वह आकर मेरे बगल में बैठ गई, तो उसके लिए प्रेपोजिशन बिसाइड आएगा, ना कि बिसाइड्स। कौन से पार्ट में एरर हो गया? तो आप बोलेंगे कि सर पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है द रिलेंटलेस शेलिंग फोर्स्ड द एनिमी टू फॉल डैश। अब यहाँ एक वर्ड आया है रिलेंटलेस, एडजेक्टिव है क्योंकि ये LESS सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। LESS सफिक्स से ख़त्म होने वाले सारे शब्द अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ शेमलेस, बेशर्म, तो ये एडजेक्टिव है। अगर मैं लिखता हूँ होपलेस, तो ये एडजेक्टिव है। तो रिलेंटलेस जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों कंटिन्यूअस, अर्थात लगातार। तो ये कह रहा है कि जो लगातार शेलिंग हो रही थी, शेलिंग का मतलब क्या है? बमबारी। कि जो लगातार बमबारी हो रही थी, दुश्मन के द्वारा जो गोलाबारी हो रही थी, उसने मजबूर किया, किसको मजबूर किया? दुश्मन को, टू फॉल डैश। फिर लगातार बमबारी होगी, लगातार जो है गोला बारूद गिराया जाएगा, तो उससे दुश्मन जो है वो पीछे हटने पे मजबूर हो जाएगा। यही वाक्य का अर्थ है। तो टू फॉल बैक हो जाएगा। यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा बैक, कि वो लगातार जो गोलाबारी हो रही थी, बमबारी हो रही थी, उसने मजबूर किया दुश्मन को पीछे हटने पे, टू फॉल बैक। तो फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। तो ये फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, फॉल बैक। तो फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है दोस्तों। ओवर जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ऊपर, किसी चीज़ को क्रॉस कर देना। ऑफ जो है दोस्तों, ये अलग करने के संदर्भ में आता है, सेपरेशन का मीनिंग हमें देता है। थ्रू जो है, अगेन ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। कि पुलिस ऑफिसर के सामने अपना स्टेटमेंट देने से पहले, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बयान। कि पुलिस अधिकारी के सामने अपना बयान देने से पहले उसने एक स्टिफ ड्रिंक ली। स्टिफ का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि बिटर, यानी कि कड़वी। उसने एक अधिकारी को बयान देने से पहले एक कड़वी ड्रिंक, ड्रिंक मतलब कोई पेय पदार्थ, कड़वी ड्रिंक पी और फिर उसके बाद में उसने अपना बयान दिया। तो उसने क्या किया? ही डैश हिमसेल्फ। अब थ्रो का मतलब होता है फेंकना, उसकी सेकंड फॉर्म है ये थ्रू। तो थ्रो का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है थ्रू।
इसका मतलब होता है फेंकना। फिल का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट फॉर्म है फिल, सेकंड फॉर्म है फिल्ड। फिल का मतलब होता है भरना, फिल का मतलब क्या होता है भरना। सिप का सेकंड फॉर्म दे रखा है सिप्ड, सिप जो है फर्स्ट फॉर्म है। सिप का मतलब होता है एक एक घूंट, एक एक घूंट लेकर पीना। दूसरे शब्दों में और क्या बोल सकते हैं, चुस्की लेना। ठीक है, लोग अक्सर जैसे आपने चाय पीते हुए देखा होगा तो वो एकदम धीरे धीरे एक एक घूंट करके पीते हैं, दैट इज नोन एज सिप, उसका सेकंड फॉर्म है। पोर का मतलब होता है उढ़ेलना, उढ़े ढ उढ़ेलना, उसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे। जो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म है वो है पोर, उसकी सेकंड फॉर्म है पोर। पोर का मतलब होता है उढ़ेलना। तो उसने कोई कड़वी ड्रिंक पी है। अब कड़वी ड्रिंक को आप घूंट कर करके तो नहीं पियोगे, आपने कभी दवाई ली होगी तो आपको पता होगा एक झटके में उसको पिया जाता है। तो एक तरीके से अपन उसको अपने गले में क्या करते हैं, उढ़ेल देते हैं दवाई को। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा वर्ड होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। हमें यहाँ पर एक शब्द दिया है, उसका सेम मीनिंग वर्ड बताना है, यानी समानार्थी या पर्यायवाची। तो प्रोफिलैक्टिक का हमें क्या बताना है, समानार्थी बताना है, पर्यायवाची बताना है। ठीक है, सिनोनिम। दोस्तों प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है समथिंग यूज्ड टू प्रिवेंट ए डिजीज। दोस्तों प्रोफिलैक्टिक एक ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई चीज़ होती है जो किसी बीमारी से सुरक्षा हेतु उपयोग में ली जाती है। समथिंग यूज टू प्रिवेंट अ डिजीज, किसी बीमारी से बचाव हेतु ये चीज़ यूज़ की जाती है, प्रोफिलैक्टिक। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। फुलिश एडजेक्टिव है, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, फुलिश का मतलब क्या होता है मूर्ख। मूर्ख के लिए अपन और वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टूपिड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉमन प्लेस का मतलब होता है दोस्तों सामान्य, कॉमन प्लेस का मतलब होता है कोई सामान्य सी चीज़। दूसरे शब्दों में और क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। वेस्टफुल का मतलब होता है दोस्तों खर्चीला, जो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, या दूसरे शब्दों में अपन बोलें कि पैसा बर्बाद करता है, उसको हम लोग वेस्टफुल बोलते हैं। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों स्पेंड थ्रिफ्ट। इन शब्दों का अर्थ भी खर्चीला होता है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाव करने वाला, प्रिवेंटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बचाव में मदद करे। तो यहाँ पर अगर सिनोनिम की तरफ जाएंगे तो प्रोफिलैक्टिक एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी से बचाव करती है, बचाव से संबंधित है। तो सबसे जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम अगर कोई बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, प्रिवेंटिव बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हमें वर्ड दिया हुआ है मर्की, इसका हमें सिनोनिम बताना है। दोस्तों मर्की का मतलब होता है अंधकार में, दुख, पीड़ा, निराशा, दुखद। तो ये सारे जो है हिंदी मीनिंग है दोस्तों मर्की के। अब मर्की के सिनोनिम क्या हो सकते हैं, डल हो जाएगा, डिम हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, और डेस्पोंडेंट हो जाएगा,
डी ऑप्शन है कैंसल। दोस्तों कैंसल का मतलब होता है किसी चीज को निरस्त करना। कैंसल जो है ये हमारा एक वर्ब है। मिसलीडिंग का मतलब होता है दोस्तों भ्रामक, कोई ऐसी चीज़ जो आपको भ्रमित करे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको गुमराह करे, उसको हम लोग बोलते हैं मिसलीडिंग। एक वर्ड दे रखा है लर्नेड। लर्नेड का मतलब होता है दोस्तों विद्वान, पढ़ा लिखा। तो इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, स्कॉलर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो होगा यहाँ पे टेनेब्रस। टेनेब्रस का भी मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू सैडनेस, डल, डिम, अनप्लेजेंट, डेस्पोंडेंट। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 82। अब हमें इस बार दोस्तों अपोजिट बताना है। अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोल देते हैं, विलोम शब्द बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या है अपने पास, इवॉल्व। तो इवॉल्व एक वर्ब है दोस्तों। इवॉल्व का मतलब होता है ग्रोथ, या फिर अपन बोल सकते हैं डेवलपमेंट। हिंदी में अपन बोल सकते हैं विकास। किसी चीज़ का ग्रो करना, डेवलप करना, उसको अपन इवॉल्व बोलते हैं। दोस्तों इमिट का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से निकलना। मेनली ये गैस वगैरह के लिए आता है, स्मेल वगैरह के लिए आता है, साउंड वगैरह के लिए आता है, गंध, ध्वनि इत्यादि का निकलना, दैट इज़ नोन एज एमिट। अगला वर्ड है क्रीशे। दोस्तों क्रीशे क्या है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं शिशु गृह, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है आपके एग्जाम में। क्रीशे का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर taken care of when their parents go to work or shopping। दोस्तों क्रीशे एक ऐसा स्थान है, हिंदी में शिशु गृह बोलते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है। कब, जब उनके माता पिता या तो नौकरी पे गए हुए हों, या कोई ख़रीदारी करने के लिए गए हों, कुछ काम करने के लिए गए हों, तो वो स्थान जहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता है और बच्चों का जहाँ पे देखभाल होती है, ध्यान किया जाता है, उसको हम लोग क्रीशे बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं शिशु गृह। विथहोल्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी को कोई चीज़ न देना। अगर हम लोग किसी को कोई चीज़ देना नहीं चाहते, अपने पास ही उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज विथ होल्ड। श्रिंक का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, किसी चीज़ का लिमिट हो जाना। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्ड था वो था इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब था किसी चीज़ का विकास होना, डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना। तो अपोजिट हो जाएगा किसी चीज़ का सिकुड़ना, श्रिंक। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला हमें वो स्पेलिंग चुननी है जो सही दी हुई है। तो दोस्तों सही स्पेलिंग जो है सेंसेशन, ये है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सेंसेशन का हिंदी मीनिंग होता है संवेदन। सेंसेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संवेदन। तो ऑप्शन डी में जो स्पेलिंग दी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है वन हु लव्स द फाइन आर्ट्स सुपरफिशियली एंड एमलेसली। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से,
सुपरफिशियली का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, नॉट इन डेप्थ, नॉट इन डेप्थ मतलब किसी चीज़ का गहराई से कोई संबंध ना हो तो उसको अपन सुपरफिशियल बोलते हैं, तो वहाँ से एडवर्ब फॉर्म बना है सुपरफिशियली। तो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट्स से प्रेम करता है सुपरफिशियली, सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर से, ज़्यादा गहराई से उसका संबंध नहीं है फाइन आर्ट से, एंड एमलेसली मतलब लक्ष्यहीन, एमलेसली मतलब लक्ष्यहीन। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट्स से प्रेम करता है परंतु ऊपर ऊपर से, गहराई से नहीं, और लक्ष्यहीन तरीके का उसका प्रेम है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों डिलीटेंटे। क्या वर्ड है? डिलीटेंटे। ठीक है, अब जो बचे हुए वर्ड है इनके मीनिंग भी अपन देख लेते हैं। वर्ड है डेबोनेयर। दोस्तों डेबोनेयर का मतलब होता है स्टाइलिश, चार्मिंग। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टाइलिश है, चार्मिंग है, उसके लिए आ सकता है वर्ड डेबोनेयर। अगला वर्ड है एस्थीट। एस्थीट का मतलब होता है दोस्तों लवर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। कला और सौंदर्य का जो प्रेमी होता है, उससे प्रेम रखता है, उसको अपन एस्थेट बोलते हैं। एक वर्ड है अपने पास फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब होता है वन हु डज नॉट लाइक, वन हु डज नॉट लाइक ब्यूटी एंड आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सौंदर्य और कला से कोई प्रेम नहीं है, कोई पसंदगी नहीं है, उसको अपन बोलते हैं फिलिस्तीन। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। 85 में अगेन हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है बी द इम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। किसी चीज़ का सटीक उदाहरण होना, किसी चीज़ का सटीक उदाहरण होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पर्सोनीफाई बोल सकते हैं दोस्तों। पर्सोनीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होना, सटीक उदाहरण होना। दोस्तों सिग्निफाई का मतलब होता है इंडिकेट करना, टू इंडिकेट। हिंदी में अपन बोल सकते हैं संकेत करना। एक वर्ड दे रखा है कैरेक्टराइज। कैरेक्टराइज का मतलब होता है किसी के कैरेक्टर यानी कि चरित्र के बारे में बताना, किसी के चरित्र के बारे में बताना, किसी के कैरेक्टर के बारे में बताना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टराइज। एक वर्ड है दोस्तों मैस्कर। मैस्कर का मतलब होता है हत्याकांड। मैस्कर का मतलब क्या होता है? हत्याकांड। टू किल ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को मार देना, हत्याकांड को मैस्कर बोलते हैं। जिसलिए आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पे जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों पे एक साथ गोलियां चलवा दी थी, हिंदुस्तानियों पे, और उनको मरवा दिया था। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। तो यहाँ पर सी हमारा आंसर हो गया। अगला जो है इसमें आपको कह रहा है कि अंडरलाइन सेगमेंट को चेक करना है। अगर वो सही है तब तो नो सब्सटीट्यूशन होगा, और अगर वो गलत है तो हमें ठीक करना है उसको। तो द ट्रैफिक वॉज नेवर स्टॉपिंग, ये जो है दोस्तों यहाँ पे वॉज नेवर स्टॉपिंग, ये पूरा हमारा अंडरलाइंड है यहाँ पे। ट्रैफिक वॉज नेवर स्टॉपिंग इन दिस सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये कह रहा है कि इस शहर में जहाँ पे अवसरों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ढेरों अवसर हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कभी नहीं रुकता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों? इसको हम लोग नेवर से पकड़ सकते हैं। नेवर जैसे ही आपके सामने आया, तो जब मैं क्लास में
टेंस पढ़ाता हूँ, टाइम एंड टेंस चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने बताया है आपको कि नेवर जो है दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्बियल फ्रेज है। नेवर जो है दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्बियल फ्रेज है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्बियल फ्रेज है मतलब कि जब भी ये किसी सेंटेंस में आपको नज़र आ जाए नेवर, तो वहाँ पे आपको बिना किसी संदेह के प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब की, तो प्लूरल है, तो फर्स्ट फॉर्म का उपयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, उसको सिंगुलर में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ नेवर है तो प्रेजेंट सिंपल लेना पड़ेगा। तो ट्रैफिक आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए ट्रैफिक नेवर स्टॉप्स इन दिस सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस विद्यार्थी को ये पता होगा कि नेवर प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है वो ही इस सवाल को कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 87 की तरफ। अगेन आपको चेक करना है अंडरलाइन पार्ट को। अंडरलाइन पार्ट इस बार कौन सा है, तो द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, ये है अंडरलाइन पार्ट कि जो घंटी है वो लगातार बज रही थी और बट नो वन पिक्ड अप द फोन, लेकिन किसी ने भी फ़ोन पिक अप नहीं किया, फ़ोन को उठाया नहीं था। पिकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। तो कह रहा है कि घंटी जो है वो लगातार बज रही थी परंतु किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। तो हमें याद दिया हुआ द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, तो रिंगिंग एंड रिंगिंग ये चीज़ बोलना अंग्रेज़ी में ठीक नहीं है। बार बार बज रही थी तो बार बार मतलब रिपीट, तो अपने को बोलना पड़ेगा द बेल वॉज रिंगिंग रिपीटेडली, कि जो घंटी है वो लगातार बज रही थी परंतु किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ। मुहावरा एक है, उसका मीनिंग बताना है आपको। कह रहा है थिन एंड ऑफ द वेज। दोस्तों थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना, किसी चीज का शुरू होना, स्टार्ट या बिगिन से संबंधित है। तो जब अपन ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो दिया हुआ है ए कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स, द लीस्ट वी कुड डू फॉर देम, द बिगिनिंग ऑफ फर्दर, इनएडिक्वेट फॉर देयर नीड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द बिगिनिंग ऑफ फर्दर, आगे की शुरुआत होना, उसको बोला जाता है थिन एंड ऑफ द वेज। अगला मुहावरा है स्टेम द टाइड। स्टेम द टाइड का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ का बद से बदतर होने को रोकना। स्टेम द टाइड का मतलब होता है बद से बदतर होने को रोकना। स्टेम द टाइड का मतलब है दोस्तों कि कोई चीज़ खराब है, अब वो बैड तो है लेकिन वो वर्स्ट नहीं हो जाए, उस चीज़ से उस चीज़ को बचाना, दैट इज़ नोन एज स्टेम द टाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल अपना ठीक होगा दोस्तों। स्टॉप द रिकरेंस ऑफ डेटेरियोरेशन। डेटर जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बर्बाद होना, किसी चीज़ का बर्बाद होना, और स्टॉप मतलब रोकना। तो किसी चीज़ को बर्बादी से रोकना, तो स्टेम द टाइड का मतलब होता है स्टॉप द रिकरेंस ऑफ डेटेरियोरेशन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ जाएंगे तो अपने को पैसिव वॉइस बताना है। दिया हुआ है लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। तो यहाँ पर दिया हुआ है लुक एट द पोल रिजल्ट्स। पोल का मतलब क्या है, चुनाव, इलेक्शन। पोल का मतलब क्या है, चुनाव, इलेक्शन। तो ये कह रहा है कि चुनाव के नतीजों की ओर देखो। डू दे इंस्पायर होप, क्या उनसे आपको उम्मीद की प्रेरणा मिलती है।
कि आपको उनसे कोई उम्मीद है क्या चुनाव के नतीजों से, इस तरीके से है। तो ये कह रहा है कि चुनाव के नतीजों की ओर देखो। तो जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड इस तरीके का भाव देखते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब अगर किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पोल रिजल्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, इस तरीके से हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए लेट से बनाया है तो ये बनेगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो लेट द पोल रिजल्ट्स। अब चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर बी के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे पैसिव बनाते समय। तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो ये हो जाएगा लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, और लुक के साथ एट लेना पड़ेगा क्योंकि भी लुक वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो फिक्स प्रीपोजिशन एज इट इज़ आती है। हम लोग जब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो ये चीज़ पढ़ते हैं कि जिन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है वो आती है। तो ये हो जाएगा लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। तो लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। अब ये तीन जो है तीनों में सेम ही है, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। तो हमें जो अगला वाला पार्ट है डू दे इंस्पायर होप, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो यहाँ पर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहाँ तो हैज़ होप बीन आ गया तो ये नहीं हो सकता। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर। अब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए लेकिन इंस्पायर तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलत हो गया। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है मोहन सेड बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या रखा है? सैड रखा है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आप जानते हैं कि सैड जो है वो क्या रहता है? नो चेंज। तो इसलिए सब जगह सैड है। चूंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? दैट, इसलिए सब जगह दैट है। अब यहाँ दिया है बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कि बाबर जो था उसने पानीपत का पहला युद्ध जीता था। तो दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है ना कि भी बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता था। तो हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है एक्सेप्शन में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे मतलब ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि बाबर थर्ड पर्सन है। अब आई होता, वी होता, कोई प्रोनाउन होता तो वो चेंज हो जाता, लेकिन चूंकि बाबर किसी का नाम है, थर्ड पर्सन वैसे ही नो चेंज। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे, बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको चेंज कर देंगे, लेकिन ये चेंज होगा नहीं क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब ये यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट आ गया है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले इसको पूरा पढ़ेंगे और आवश्यकता अनुसार शब्द इसमें भरेंगे। कह रहा है मोर देन 7,000 पीपल died in a matter of days when toxic gas leak at the chemical plant in भोपाल, इंडिया। आप सबने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी, जहां पर लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मर गए थे कुछ ही दिनों में, क्योंकि किसी केमिकल प्लांट से रात को जहरीली, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? पॉइजनस।
किसी केमिकल प्लांट से भोपाल में रात को जहरीली गैस जो है वो लीक हो गई थी और लोग जो है रात में सो रहे थे और वो जहरीली गैस फैली और 7,000 से ज़्यादा लोग जो है मर गए थे। द लीक बिगेन लेट एट नाइट, देर रात जो है वो गैस लीक हुई एंड कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स अननोटिस्ड, और कई घंटों तक बिना किसी को उसकी जानकारी हुए वो गैस जो है वो लीक होती रही। सिंस देन डैश टू द टॉक्सिन्स क्रिएटेड बाय द लीक हैज़ रिजल्टेड इन न्यूमरेबल डेथ्स, और उसके बाद में जो भी जहरीले कण उस गैस में थे उनकी वजह से असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैनी मोर आर सिक एंड स्ट्रगलिंग टू लिव नॉर्मल लाइफ, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जान तो बच गई लेकिन उनको ऐसी कुछ बीमारियां हो गई, उनके शरीर में ऐसी दिक्कतें हो गई कि वे आज भी सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। Despite trying to get dash for the disaster, the people have seen no real attempt to compensate them, कि बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति की कोशिश करने के बाद कि भी ये जो डिज़ास्टर हुआ था, ये जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं त्रासदी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो इसका कोई हर्जाना ले सकें, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना आज तक नहीं मिला है। द कंपनी इन्वॉल्व्ड UCC हैज़ पब्लिकली डिनाइड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लीक, कंपनी जो है उसने सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार की गलती से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। नो वन टिल डेट हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी, वॉज इट द डैश ऑफ द मशीनरी और सिंपली ह्यूमन एरर। आज तारीख तक कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये जो त्रासदी हुई ये मशीन की कमी की वजह से हुई या कोई मानवीय भूल थी। Many questions remain dash, the investigation has been dealt with in a very dash manner. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है, और ये जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, इसे बहुत ही एक आप बोल सकते हैं अमानवीय और संवेदनहीन तरीके से ये जांच हुई थी और इस जांच में कोई दोषी निकल कर नहीं आया। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मोर देन 7,000 पीपल डाइड विद ए मैटर ऑफ डेज व्हेन टॉक्सिक गैस लीक्ड एट अ केमिकल प्लांट इन भोपाल। द लीक बिगेन लेट एट नाइट एंड कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स अननोटिस्ड। सिंस देन डैश टू द टॉक्सिन्स, सिंस देन डैश टू द टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के तरफ क्या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब हो गया अनुभव, कि वो जो जहरीले कण थे उनके अनुभव से, उनके इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जान पहचान, उन जहरीले पदार्थों की जान पहचान से। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है साथ, उन जहरीले पदार्थों के साथ से। एक्सपोजर मतलब किसी चीज़ का सामना होना। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड एक्सपोजर होगा कि वो जहरीले पदार्थों के संपर्क में जब लोग आए तो वो जो है उनकी मृत्यु होने लगी और उन्हें गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये कह रहा है कि दूसरे ऑप्शन में क्या आना चाहिए। तो एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स क्रिएटेड बाय द लीक हैज़ रिजल्टेड इन नंबरेबल डेथ्स, मैनी मोर आर सिक एंड स्ट्रगलिंग टू लिव नॉर्मल लाइव्स। Despite trying to dash for the disaster, the people have seen no real attempt to compensate them. अब देखो यहाँ पर compensate आया है, हर जाना, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पर लोग किस चीज़ को प्राप्त करने की प्रयास कर रहे थे? फिनेंसेस मतलब आर्थिक रूप से कोई सहायता, हर्जाना मांग रहे थे, धन मांग रहे थे, अपना कोई भुगतान मांग रहे थे। तो देखो यहाँ पर compensate वर्ड दिया हुआ है, इससे आपको हिंट मिल गया कि लोग जो है वो किस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, हर्जाना या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। द कंपनी इन्वॉल्व्ड UCC हैज़ पब्लिकली डिनाइड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लीक। नो वन टिल डेट हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी, वॉज इट द डैश ऑफ द मशीनरी। तो अगला ऑप्शन क्या है कि वो चीज़ क्या थी? वॉज इट द क्लोजर ऑफ द मशीनरी, क्या मशीनरी के बंद होने से ऐसा हुआ? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, पैसे की कमी हो जाना। तो क्या वो मशीनरी का दिवालिया था?
स्टॉपिंग, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, फेलियर का मतलब होता है असफलता, फेलियर का मतलब होता है असफलता। तो मशीन या मानवीय भूल थी, तो मशीन क्या हो सकती है, बंद हो सकती है, दिवालिया हो सकती है, रुक सकती है या फेल हो सकती है। तो फेलियर सबसे ठीक वर्ड होगा कि क्या वो मशीन का फेलियर था, मशीन जो है खराब असफल हो गई थी काम करने में, या फिर कोई मानवीय भूल थी। मैनी क्वेश्चंस रिमेन डैश, आज भी बहुत सारे सवाल कैसे हैं, अनअटेम्प्टेड, अनअटेम्प्ट मतलब उनको सवालों को जो है अटेम्प्ट नहीं किया गया है, उन सवालों के बारे में सोचा नहीं गया है। अनअपोलोजेटिक मतलब, अनअपोलोजेटिक मतलब जिनकी माफ़ी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी आज तक माफ़ी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब तक लौटे नहीं। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं भोपाल गैस त्रासदी के जिनके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। और अंतिम ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन डेल्ट विद इन ए वेरी डैश मैनर, और ये जो जांच हुई है ये बहुत ही डैश तरीके से हुई है, क्रूर तरीके से हुई है। थिक स्किन का मतलब होता है मोटा, हार्ड मतलब कठोर, कैलस मतलब अमानवीय, कैलस मतलब अमानवीय। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड कैलस हो जाएगा कि ये जो जांच है ये बड़ी ही अमानवीय तरीके से हुई है, और मतलब बिल्कुल भी संवेदना नहीं रखी गई लोगों के प्रति, और किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें गलत स्पेलिंग जो है वो पकड़नी है। दोस्तों राइवलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, राइवलरी का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन, फाइट, रुपी पैसा, ये स्पेलिंग ठीक है। रीन स्पेलिंग सही है, रीन का मतलब होता है शासनकाल। रिसीव की स्पेलिंग गलत है, यही हमारा आंसर है। रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग होती है RECEIVE, वर्ब है रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। आगे देखो, विलोम शब्द बताना है किसका, बॉइस्ट्रस का। दोस्तों बॉइस्ट्रस एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा सर, OUS सफिक्स से ख़त्म होने वाले अंग्रेजी में सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। दोस्तों बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोरगुल, नॉइज, डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर। तो ये सारे पर्यायवाची हैं किसके, बॉइस्ट्रस के। तो बॉइस्ट्रस का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द एंटोनिम शांति। तो यहाँ पर पीसफुल जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है दोस्तों डिस्टर्ब्ड, उथल पुथल। एक्साइटेड का मतलब होता है ऊर्जावान, एनर्जेटिक। अनरूली का मतलब होता है दोस्तों डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करे। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं अवज्ञाकारी। तो यहाँ डी हमारा बिल्कुल ठीक है। बॉइस्ट्रस का मतलब शोरगुल था, तो अपोजिट हो जाएगा पीसफुल, शांति, शांतिमय। क्या हो जाएगा, शांतिमय। आगे चलते हैं। अब अपने को यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है, उसको अपने को मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाए, तो हम लोग जानते हैं कि कहानी की शुरुआत जो है वो प्रॉपर नाउन से होती है। अगर नाउन नहीं है हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, प्रोनाउन की तरफ। तो दो प्रोनाउन हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, आई वॉज वरीड इट माइट पाउंस ऑन अस। मैं चिंतित था कि वो अपने हमारे ऊपर झपट्टा नहीं मार दे। तो ये इट किसी एनिमल के लिए आया है, तो यहाँ से तो शुरुआत हो नहीं सकती, पहले कोई और
आएगा तो ये जो बार्किंग डॉग है इसी को ये इट से रिप्लेस किया गया है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, ए से होगी कि वी हैड ऑलरेडी कवर्ड हाफ द डिस्टेंस व्हेन वी रीच्ड अ 3 रोड जंक्शन, कि हम लोग लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे जब हम लोग 3 रोड जंक्शन मतलब तिराहे पर पहुंचे थे। फिर क्या हुआ, सडनली ए बार्किंग डॉग बिगेन टू चेज द बाइक फॉर सम डिस्टेंस, फिर अचानक एक कुत्ता, बार्किंग डॉग मतलब ऐसा कुत्ता जो भौंक रहा था, तो एक कुत्ता जो है, भौंकता हुआ कुत्ता जो है वो हमारा पीछा करने लग गया कुछ क्षण के लिए। तो आई वॉज वरीड इट माइट पाउंस ऑन अस, अब लेखक अपनी बात कर रहा है कि मैं जो है चिंतित हो गया कि इट यानी ये बार्किंग डॉग जो भौंक रहा है वो कुत्ता, वो हमारे ऊपर, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा, कि वो हमारे ऊपर झपट्टा नहीं मार दे, तो बी आ जाएगा। फिर सी आ जाएगा, बट थैंकफुली, लेकिन भाग्यवश क्या हुआ, वी पिक्ड अप स्पीड एंड इट गॉट लेफ्ट बिहाइंड, कि भाई ईश्वर की कृपा है कि हमारी जो बाइक है उसने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली और वो कुत्ता जो है पीछे छूट गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर एक और आपका पैरा जंबल यहाँ पर आ रखा है कि इसको अपने को जोड़ना है। अब ये जो कहानी है इसकी शुरुआत एक थोड़ी सी अलग तरीके से, जनरली ओपनिंग स्टेटमेंट में हमें प्रॉपर नाउन मिलता है, प्रॉपर नाउन ना हो तो प्रोनाउन से हम शुरू करते हैं, बट इस बार जो शुरुआत है वो कहानी की यहाँ से होगी। सडनली द स्ट्रीट केम अलाइव, कि अचानक जो है वो गली जो है एकदम से जीवित हो उठी। बास्केट्स एंड कार्ट्स फ्लडेड द स्ट्रीट टर्निंग इट इनटू ए मोबाइल मार्केट, जो आप बाज़ार था वहाँ पे आपको बहुत सारी टोकरियाँ और जो है कार्टून वगैरह नज़र आने लगे। तो सी के बाद में यहाँ पर ए आएगा। फिर डी होगा, फ्रॉम वन एंड टू द अदर क्राइज ऑफ द वेंडर्स रेंट द एयर, एक कोने से दूसरे कोने तक जो लोकल जो व्यापारी थे, सामान बेचने वाले थे, फेरी वाले थे, उनकी आवाज़ से पूरा बाजार जो है वो गूंज उठा था। और अंत में फिर भी आ जाएगा, हीयरिंग देयर क्राइज पीपल विद बैग स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेज, और जब वो फेरी वालों की और सामान बेचने वालों की आवाज़ लोगों ने सुनी तो वो जो है घर से बाहर निकल के आ गए अपने हाथ में थैले लेकर ख़रीदारी करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।